हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं कि कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान की ये सेकेंड वाली वीडियो होगी, ठीक है। अध्याय 1 से है। तो आज की टॉपिक रहेगी रासायनिक समीकरण। हालांकि कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको दो चीजें पढ़ा दिया है, परिवर्तन यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दो चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझाया आपको। आज जो है कि आप देखेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ लिए हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में देखिए। तो मैं आपको रासायनिक समीकरण परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। तो ये रहा आपका रासायनिक समीकरण की परिभाषा, देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया हमने कल आपको सिखाया था कि जैसे कि एक मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम के तार को आप हवा में जला रहे थे तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई गई थी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, सफेद चूर्ण एक होता है, पाउडर होता है, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया हुई थी। ये क्या है? एक अभिक्रिया है। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? ये है, ठीक है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है? पदार्थ हैं। और जब भाग लिए हैं तो इससे बनने वाला पदार्थ ये है आपका, ठीक है ना। भाग लेने वाले पदार्थों में कौन कौन सी चीजें होती हैं कि जो इसमें ये लोग भाग लिए हैं ये भी, और जो इसमें साथ में बन रहा है उसको भी आप बोलेंगे, ठीक है ना। भाग लेने वाले पदार्थों जैसे कि यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे कि अभिकारक एवं उत्पाद। क्या क्या हो सकता है? अभिकारक एवं उत्पाद, ठीक है। अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीकों के रूप में और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं? आप रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। तो स्पष्ट है कि यह एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो लोग ये हैं और दो लोगों की वजह से बना ये है, तीन लोग यहाँ पे हैं। तो स्पष्ट बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों जैसे कि अभिकारक और उत्पाद, हाँ ये जानकारी आपको दे दे रहे हैं कि इस तीर को आप बोल सकते हैं अभिक्रिया का निशान, और अभिक्रिया के निशान के जो बाएं साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको आप बोलते हैं अभिकारक, इसको आप बोलते हैं अभिकारक। और इस अभिक्रिया के निशान के राइट साइड में जो है, दाहिने साइड में जो है, इसको हम बोलते हैं उत्पाद। हाँ, इसका एक और नाम हो सकता है क्रियाकारक। क्या हो सकता है? क्रियाकारक या अभिकारक, ठीक है ना। ठीक है, ओके। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से, दो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से अगर संक्षिप्त रूप में, छोटे से छोटे रूप में लिख दिया जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं? रासायनिक समीकरण कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसे कैसे लिख सकता हूं, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा कि जब, बहुत अच्छे से समझना, तो ध्यान से देखिए कि जब मैग्नीशियम के तार को, जब मैग्नीशियम के तार को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम के तार को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो एक सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। एक सफेद रंग का क्या प्राप्त होता है? चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यह एक एग्जाम्पल था, और ये जो एग्जाम्पल है यह एक प्रकार की अभिक्रिया है, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, अब ये कितना बड़ा है, इसमें कितनी टाइम आपकी चली जाएगी लिखने में? एक एग्जाम्पल को लिखने में आपका ये 3 लाइन चला जाएगा, ऊपर से जो आपका समय खर्च होगा वो अलग से। तो अगर इस चीज को हम क्या करें कि अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला कौन कौन सा चीज है? मैग्नीशियम और ये वायु,
दो लोग भाग लेने वाले पदार्थ हैं और इन लोगों की वजह से बना क्या है, ये तीसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहा जाता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अगर हम उनके सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से लिख दें, वो भी संक्षिप्त रूप में लिख दें, तो इसी चीज को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये जो लिखा हुआ है आपका क्या है, रासायनिक समीकरण है। अच्छा, इस बात को केवल शब्दों को अगर लिखते हैं आप, कि यहाँ पे लिखते हैं आप मैग्नीशियम, ठीक है, और मैग्नीशियम, और यहाँ पे लिखते हैं कि वायु, यानी कि वायु का अर्थ है ऑक्सीजन से है। अगर यहाँ पे लिखते हैं आप ऑक्सीजन गैस, और ये तीर का निशान, और यहाँ लिख दिए कि जलाने पर, और बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, हाँ, हैंडराइटिंग थोड़ी जल्दी लिखने में आपका गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, तो इसे कहेंगे आप, यह भी एक प्रकार का समीकरण है बच्चों, यह भी एक प्रकार का क्या है, समीकरण ही है, लेकिन ये क्या है आपका शब्द समीकरण है, इसमें केवल शब्द लिखे हुए हैं, इसलिए यह कौन सा समीकरण है, शब्द समीकरण है। लेकिन ये कौन सा समीकरण कहलाएगा आपका, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ये कौन सा समीकरण है, रासायनिक समीकरण है। और ये क्या है, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। उसको एक काम करते हैं कि इसमें जो जो लोग भाग लिए हैं, जो जो लोग भी भाग लिए हैं और जो कुछ बना है, उसको अगर प्रतीक और सूत्र के माध्यम से लिख दिया जाए, तो संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाए, तो उसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। और अगर उसको हिंदी में लिखा जाएगा तो आप बोलेंगे उसको शब्द समीकरण। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो ये अभिक्रिया का निशान है। इस अभिक्रिया के निशान के बाएं तरफ वाले सभी पदार्थों को आप अभिकारक बोलेंगे, और अभिक्रिया के बाद जो कुछ नया बन के तैयार होता है उससे आप क्या कह सकते हैं, उत्पाद कह सकते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या है। और प्रतीक का मतलब होता है कि कोई सिंबल होगा किसी का। यहाँ पे दो चीज क्यों लिखी गई है, प्रतीक और सूत्र क्यों दो चीज लिखा गया है, ध्यान दीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भी शामिल हो और यौगिक भी शामिल हो। ठीक है, दोनों लोग हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो लोग भी भाग ले रहे हैं, चाहे वो विकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनको प्रतीक और सूत्र के माध्यम से लिखेंगे तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब आपको रासायनिक समीकरण क्लियर हो गया होगा और शब्द समीकरण भी क्लियर हो गया होगा और रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये भी क्लियर हो गया। इतना बड़ा रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है। ठीक है, तो इतना बड़ा को छोटा में करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे आप, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके, ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने की बढ़िया विधि क्या होती है। ठीक है ना, किस विधि से हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, क्या क्या उसके तरीके होते हैं लिखने के। तो देख सकते हैं आप कि अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक या क्रियाकारक उसी को बोलते हैं, उत्पाद छोटा सा टॉपिक है, इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं लिखित रूप से ताकि आप नोट्स बना सकें। ठीक है ना, देखिएगा अभिकारक या क्रियाकारक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं तो देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसको अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अब देखिए कि उत्पाद कैसे कहते हैं। ठीक है, और इसे क्रियाकारक भी कह सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए उत्पाद, प्रोडक्ट, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में वही एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर आप मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हाँ, इसे बैलेंस भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 2 mg, इधर भी 2 mg, इधर 2 ऑक्सीजन आए, 2 से गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन। अब ये संतुलित है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि ये अभिक्रिया का, ये अभिक्रिया है और अभिक्रिया के बाएं हिस्से में ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, अभिकारक।
या इसे क्रिया कारक भी कह सकते हैं। और अब क्रिया के बाद ये नया पदार्थ बन के तैयार हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद। यानी जो पैदा हुआ है नया बन के उसे उत्पाद कहेंगे, और जो भाग लिया है तो उससे कहेंगे आप अभिकारक या क्रिया कारक। यानी काम करने के लिए जो लोग आए हैं वो क्रिया कारक या अभिकारक हैं, और काम करने के फलस्वरूप जो कुछ बन के तैयार हुआ है उससे कहेंगे उत्पाद। ठीक है, तो ये आपका रहा उत्पाद है। हाँ, उत्पाद एक से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद एक से अधिक हो सकते हैं, और अभिकारक भी एक से अधिक हो सकते हैं। केवल एक अभिकारक भी हो सकता है, केवल एक उत्पाद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद लिखते हैं, देखते हैं अगले टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, तो अभी अभी जो रासायनिक समीकरण लिखा गया था, जैसे कि एक रासायनिक समीकरण है कि Mg + O2 = Mg, एक रासायनिक समीकरण है। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने की क्या क्या विधियां हैं, मतलब कि क्या क्या जरूरतें पड़ सकती हैं, आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए एक समीकरण लिखने के लिए, क्या क्या आप पता होना चाहिए। तो उसको देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ठीक है, देखिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप बोर्ड पे लिखा हुआ रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है ये, कि 2-4-5 पॉइंट हमने लिख रखा है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो ये 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 5 विधियां लिखिए, क्या क्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्या कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों के सूत्र और प्रतीक आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने अगर बोल दिया कि जब आप जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ऐसी अवस्था में अब जितने शब्दों का हम नाम लिए हैं आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबका क्या पता होना चाहिए, सूत्र और प्रतीक। सूत्र और प्रतीक पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाएंगे। या फिर हम कह दें कि जब मैग्नीशियम के तार को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब जो जो शब्द लिए जैसे मैग्नीशियम, तो उसका प्रतीक पता होना चाहिए। वायु का अर्थ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक पता होना चाहिए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए। यानी ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, अभिकारक हो या उत्पाद हो, उनका क्या पता होना चाहिए, सूत्र और प्रतीक। पहला एकदम कन्फर्म है कि इतना चीज आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ओके, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव अपने आणविक रूप में लिखे जाते हैं। अगर कोई पदार्थ है तो वो कौन से रूप में होंगे, अपने आणविक रूप में होंगे। जैसे कि बात किया जाए कि कुछ होते हैं एकल परमाणविक होते हैं, एकल परमाणविक होते हैं। कुछ होते हैं कि द्विपरमाणविक होते हैं, द्विपरमाणविक। ठीक है, तो ये जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जब भी लिखे जाएंगे अपने एकल परमाणु के रूप में लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि Mg2 लिखेंगे आप, ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये अपने एकल परमाणविक रूप में होते हैं। कुछ होते हैं कि द्विपरमाणविक रूप में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को जब भी लिखेंगे आप O2 लिखेंगे, आयोडीन लिखेंगे तो I2 लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे तो N2 लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे। ये जब भी लिखे जाएंगे तो अपने परमाणविक रूप में ही लिखे जाएंगे, यह इनका परमाणविक रूप ही है, इतना समझ लीजिएगा। ये अकेले स्वतंत्र होते हैं और जबकि ये दो लोग मिलकर स्वतंत्र होते हैं। इसको समझने के लिए आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री सीखना होगा। जैसे कि अभी हल्का से बता दें आपको कि सोडियम की बारीक कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम की बारीक कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 8, 1 इनका ये होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। ठीक है ना, इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि कोई भी तत्व होता है वो अष्टक प्राप्त करना चाहता है। क्या अष्टक प्राप्त करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। अब सोडियम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इस प्रकार से सोडियम को हम केवल लिख सकते हैं कि Na, इसको क्या लिख सकते हैं Na। लेकिन यही अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की बारीक कक्षा में होता है 17 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इसको लिखते हैं तब लिखते हैं 2, 8, 7, इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो 2, 8, 7 होगा, 17 इलेक्ट्रॉन देखिए हैं। अब ये क्या काम करता है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसी अन्य तत्व से, या फिर ऐसा करता है कि अपने ही जैसे किसी एक और तत्व के साथ ये क्या करता है कि अभिक्रिया करता है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन उसको देता है, वह 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, दोनों आपस में कर लेते हैं अभिक्रिया। ठीक है ना, अब ये इसके पास भी हो जाएगा 2, 8, 7, तो अब ये एठे इसको दे देगा अपना और ये एठे इसको अपना दे देगा। तो दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अष्टक भारत करते हैं, इसलिए Cl2 लिखाता है। ठीक है ना, स्वयं के तत्वों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं लोग, अब क्रियाएं हो सकती हैं।
तो ये सभी लोग अपने, ये द्विपरमाणविक रूप में है, ये एक परमाणविक रूप में, तो यही बात लिखी गई है कि अपने आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के स्वरूप समझिएगा, अभी अभी कुछ देर पहले आप मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए हैं, तो हम क्यों यहाँ पे O2 लिख रहे हैं? हम क्यों न केवल O लिखते हैं? ऐसे ऑक्सीजन में नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूल्स है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय कोई भी तत्व जो होगा वो अपने परमाणविक यानी आणविक रूप में लिखा जाना चाहिए। इसीलिए हम ऑक्सीजन को इसके आणविक रूप में ही लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, अभिकारक एवं उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाना चाहिए आपको। तो देखिए, ये रहा आपका अभिकारक और ये रहा आपका उत्पाद, दोनों के बीच में क्या लगा है? तीर का निशान। ऐसा आप काम करेंगे। अगर अगला है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए, अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो और उत्पाद भी 2 या 2 से ज्यादा हो, तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिकारक 2 थे, तो इनके बीच में क्या चिन्ह लगाए हैं? प्लस का चिन्ह लगाए हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ZN अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अब देखिए, इधर 2 अभिकारक है, तो 2 अभिकारक के बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे। अगर उत्पाद भी 2 बन गए तो इनके बीच में भी धन का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे। अगर बाय द वे गलती से 3 उत्पाद बनता तो हम एक और धन का चिन्ह लगा के इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनने लगते हैं तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगा के उनको लिख देते हैं। ओके, अगला पॉइंट समझते हैं। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, कैसी है? उत्क्रमणीय, एक नया शब्द आ गया, उत्क्रमणीय। तो वह अभिक्रिया जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। जो अभिक्रिया आगे भी चले और पीछे भी चले उसे उत्क्रमणीय बोलते हैं। और ये जो अभिक्रियाएं हैं केवल एक दिशा में चलती हैं, इसीलिए इन अभिक्रियाओं को अणु उत्क्रमणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जो दोनों दिशाओं में जाए, यानी आगे भी जाए और फिर वापस भी आ जाए, उससे आप बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच में अर्धशीर्ष वाला तीर प्रयोग करेंगे। ऐसा तीर नहीं, केवल ऊपर तीर हो या फिर केवल ऐसे तीर हो। अब इसका मतलब है कि कोई अभिक्रिया आगे जा रही है और इसका मतलब है कि पीछे भी आ रही है, यानी कि जो दोनों काम कर सकती हो, ठीक है ना। जैसे कि आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे तो यह अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस बनती है। फिर अमोनिया गैस को हीट करके हम चाहें तो इसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं, वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पुनः प्राप्त हो जाते हैं हमको। तो इसलिए इनके बीच में यहाँ भी अभिक्रिया है, लेकिन यह कौन सी अभिक्रिया पता? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, MgO। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को तोड़ के आप फिर से मैग्नीशियम पा जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यह केवल एक दिशा में चलती है, आगे चली गई तो फिर वापस पीछे नहीं आएगी, इसीलिए अणु उत्क्रमणीय है। और ये क्या है कि आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है, इसीलिए कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और ये तीर का निशान यही दिखा रहा है कि ये आगे जा रहा है और ये पीछे आ रहा है, यानी फिर से इसे तुम पा सकते हो। इन दोनों को मिला के तुम तीसरा नया पदार्थ बना दिए, इसका गुण अलग है, लेकिन फिर चाहो तो इसको तोड़ के तुम ये दोनों फिर से पा सकते हो। जब कभी ऐसा हो रहा होता है तो उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो बस वीडियो में इतना ही, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखा जाएगा कैसे हम एक संतुलित समीकरण क्या होता है और ढांचा समीकरण क्या होता है, उन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और